Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter 12 in history. This is last chapter, and we will try to understand the future of our Indian Constitution, a special quality of our Indian Constitution. क्या है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। और इस टॉपिक को पढ़ते हुए अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन a constitution is written. In this topic, we discussed the various points. First point, that was the universal adult franchises. Universal adult franchises. Second, the special feature of our constitution, that was the equality before law. These topics we had discussed, and the other topic what we are discussing in our previous class, जो दूसरा टॉपिक था, अगला टॉपिक था जिसके बाद का, वो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी उसके बारे में. अगेन आई विल रिमाइंड यू टुडे आल्सो बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्या था अगला? तो कहता है कि द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड offered the special privilege for the poorest and most disadvantaged people. There are two words, poorest and more disadvantaged people. क्या? तो कहते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस. हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ देखा, जहां पे हमने देखा कि रिलीजन के आधार पे, क्लास के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. वहां पे सभी समान होंगे. और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं किसकी? जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कि दैट ऑफर्ड द स्पेशल प्रिविलेजेस. आई थिंक कि हम इसे मिटा दें, क्योंकि यहां पे अगर आप ये रहेगा तो थोड़े आप कंफ्यूज होंगे, बिकॉज दिस पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, दैट्स व्हाई आई एम रबिंग दिस. मैं इसे मिटा रहा हूं. ठीक है, ओके. दैट ऑफर्ड और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफर्ड द स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द प्रोटेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल. अब ये कौन है? मोस्ट, ये फीचर है, फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
फीचर है जिसकी हमने बात की, जो हमने लिखा। कौन कौन से फीचर? मैंने कहा पहला हम पढ़ लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, फिर हमने पढ़ा इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर हमने पढ़ा दैट ऑफर्ड द स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल एंड पुअरेस्ट पीपल ऑफ इंडिया, ऑफ आवर नेशन। तो यहां पे दो वर्ड है, पुअरेस्ट एंड डिसएडवांटेज पीपल। तो कौन कौन लोग होंगे? तो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण है शेड्यूल्ड ट्राइब, एस पहले शेड्यूल्ड कास्ट, एससी को क्या लिखते हैं? डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास पीपल। अब डिप्रेस्ड क्लास पीपल शेड्यूल्ड कास्ट, और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब फॉरेस्ट ड्वेलर। एक जो डिप्रेस्ड क्लास है और एक फॉरेस्ट ड्वेलर है, बोथ ट्रीटेड एज ए अनटचेबल। दोनों को कैसे लिया गया? अछूत जातियों के रूप में लिया गया। ये दोनों अछूत जातियां थी। तो सबसे पहले इनकी इस प्रोविजन को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन बनाए। आई मीन टू से दैट वी हैव डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Our Indian Constitution, the some special feature. This is the quality of our Constitution. There is no need to again explain that. First, that was the universal adult franchises. According to that, every 21 years old people, if he were mentally fit, then he have voting rights without any discrimination. Second point, the equality before law. There again, I remind you, the equality before law is according to that the India, he will not favor any specific religion, any specific language, any specific caste, class, and this type of others. Right to equality, that is the very important thing. Everyone is equal before law. That means कि सभी लोग संविधान के सामने इक्वल है, समान है। थर्ड पॉइंट, दैट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप। ये तीसरी जाति, तीसरा फीचर क्या है? कहता है कि समाज में जो सबसे निर्धन वर्ग के लोग हैं, सबसे कमजोर है, इट मींस इन आवर सोसाइटी द पुअरेस्ट एंड द पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट पीपल हु लिव्ड इन इंडिया, द फॉरेस्ट डेवलपर्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट, they were faced so many exploitation, discrimination by the outsiders, by the our own peoples, upper class also, and that's result their condition is not so good. So first the Constituent Assembly provide them the special privileges for them. They set some rules. A lot of discussions and debates happened during when our Constitution was framing. They felt, our Constituent Assembly members felt that yes, that is true, that they would be given the some special privileges. Why? Because they face the discrimination, because they were what? They were not only weaker to weaker section, because केवल वो कमजोर वर्ग के नहीं है, बल्कि उनके साथ इससे भी ज्यादा कमजोरी ये है कि अब वो इस लायक नहीं है कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी डू इन दैट कंडीशन? वी हैव टू गिवन सम स्पेशल प्रिविलेजेस, वी हैव टू गिवन सम स्पेशल व्हाट फैसिलिटीज। हु आर देयर? दैट पीपल SC and ST, scheduled caste and scheduled tribe. The Constituent Assembly member, what? The name of the Constituent Assembly members, their name was H.J. Khandekar. This is the very important thing. You have to remember about the name H.J. Khandekar. H.J. Khandekar, इन्होंने क्वेश्चन किया कि हमारे लोगों के साथ इतना व्यवहार गलत किया गया है
कि आज वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते तब तक जब तक उन्हें कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। ये स्पेशल प्रोविजन, ये स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाना मस्ट है, बिकॉज दे फेस so many difficulties to survive in society. It is very strange that they were common peoples, but they were not entitled to enter in temple on the basis of their class or caste. They were civil tribes. वो सिविल ट्राइब्स थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इन चीज़ों से पूरी तरीके से क्या किया गया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो इसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बहुत चर्चाएं की गई। और फिर आई मीन टू से द थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज ए स्लर एंड ब्लॉट। कहता है स्लर एंड ब्लॉट। फेयर नेम ऑफ इंडिया, आई मीन टू से दैट सम्मान के लिए भारत के was abolished Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open the all including the former untouchables. After a long debate in Constituent Assembly member, after a long debates, the Constituent Assembly also recommended that the certain percentage of seat in legislature as well as job in government be reserved for the member of the lowest caste. It had been argued by some that untouchable, or as they were known, Harijan, the candidates did not have good enough grade to get into the prestigious Indian administrative service. But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar, argued, it was the upper caste who were responsible for the Harijan being unfit today. Addressing his more privileged college, Khandekar said, "We were suppressed for thousands of years. You engage us in your service to serve your own ends and suppress us to such an extent that neither our minds nor our bodies and not even our hard work, nor are we able to march forward along with the former untouchables. The Adivasi or the scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. The tribal had been deprived of modern health care and education, while their land and forest had been taken away by more powerful outsiders. That the privileges granted them by the constitutions were meant to make amends for this." जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से इन लोगों की जो अधिकार थे उनको क्या किया गया, उन्हें रोका गया, उनके अधिकारों को जो शुरू से रोका जा रहा था किस तरीके से उन्हें बैलेंस किया गया। हजारों सालों तक उन्हें दबा कर रखा गया। खांडेकर ने कहा हमें इन अपर क्लास के लोगों ने हजारों सालों से दबा के रखा है और हमारी इस अक्षमता का कारण ये हम नहीं, ये यही लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवा में हमें लगाए रखा और इस कदर दबाया कि अब न केवल अपने मस्तिष्क, शरीर, बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता। हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो H.C. खांडेकर ने जिस तरह से बात रखी, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये कहा कि हमें हजारों सालों तक दबा कर रखा गया और आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब हम न केवल अब वे इट मीन्स कहने का सेंस कि हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, यहां तक हमारा हृदय भी काम नहीं कर रहा।
हम आगे बढ़ पाने में सक्षम नहीं हैं। इस तरह की बात है जे खांडेकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा। Ajay Khandekar argued it was upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. Addressing his more privileged the colleagues, Khandekar said, "We were suppressed for thousands of years. You engage us in your service to serve your own ends and suppress us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march forward." Along with the former untouchables, the Adivasi or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. The tribals had been deprived of the modern health care and education, while their land and forest had been taken away by more powerful outsiders. The new privileges granted them by the constitutions were meant to make the aims for this, my dear student. Similarly, the scheduled caste, the scheduled tribe, that was another group who faced this type of discrimination. ये एक डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी फेस कर रहे थे. So that's why Constituent Assembly decided that we should give them some also special privileges. What I mentioned here, that offered the special privileges for the poorest and the most disadvantaged people. Disadvantaged people, they were scheduled tribes. Because if you will read your history chapter, Dikus and the tribal people and the golden age, in that chapter we had discussed the problem of the tribal people. As you know that they were kicked out from their own forest. Their whole livelihood depend on the forest, but unfortunately they were kicked out. What would do that condition? वो क्या करेंगे इस ऐसी स्थिति में जब उनको अपने जंगल से ही निकाल दिया गया? That is a very finest story given in your chapter, in the starting. कि दो बच्चे हैं, उनके ग्रैंडफादर उनको एक कहानी सुनाते हैं कि मैं झारखंड के जंगलों में उड़ीसा के जंगलों में रहता था, वहाँ पे कैसे हुआ, हमें वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, हमें दिल्ली आना पड़ा और हमें प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना पड़ा और एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ा, हमें हमारे जंगलों से निकाल दिया गया, हमसे हमारी ज़मीनें छीन ली गई। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं थी. नो वन कंसिडर ऑन दैट पॉइंट्स विच वाज अगेंस्ट आवर राइट. कोई ऐसा नहीं था जो इन चीज़ों को देखे, कोई ऐसा नहीं था जो हमारे लिए बात करे. और तभी इस बात को जयपाल सिंह was the member of Constituent Assembly when Constitution was framing. He argued, he discussed that problem in the Constituent Assembly. That yes, one other groups who facing the economic discrimination, the social discrimination, that was the tribal people. So Constituent Assembly member decided that we have to provide them some other facilities. हमें उन्हें कुछ facilities हम उन्हें देंगे. और ये अदर फैसिलिटीज की जो बात कर रहे थे वो कौन सी फैसिलिटीज? तो कहते हैं कि हम जो अनटचेबल्स के साथ साथ ट्राइबल पीपुल्स हैं उन्हें भी लेजिस्लेटर में, उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब में, उन्हें भी प्राइवेट सेक्टर में कुछ प्रिविलेजेज और स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएगी. वाई? Because they were also displaced. They were also faced the social discrimination, faced the untouchability. And whenever the tribal people not uses that right, special rights, they will not join the mainstream of the society.
दे व्हाट कि वो दूर रहेंगे। कहते हैं द ट्राइबल्स हैड बीन deprived of modern health care and education, while their lands and forests had been taken away by more powerful outsiders. उनकी जमीनें, उनके जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों ने जो कब्जा होता जा रहा था, उन्हें रोकने के लिए our Indian Constitution provided them some specific rights. Okay, I will give you one project work. Observe and read about that Abuz Maria. Abuz Maria, that was the tribal people of Orissa. What happened with them? And what the Supreme Court, Apex Court of India, given the provision for them. जब अबूज मारिया जनजातियों के क्षेत्रों में एक मेगा इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहां पे अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए, तो क्या हुआ? इट इज योर होमवर्क, आपको इसको देखना है, आपको इसको पढ़ना है. यस, आई एम अगेन टेलिंग अबूज मारिया. व्हेन यू विल टाइप अबूज मारिया ट्राइबल पीपुल, एवरीथिंग फ्रंट ऑफ यू आ जाएगा आपके सामने. यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल रीड दैट स्टोरी एंड प्लीज डिस्कस विद दैट स्टोरी इन माई ऑनलाइन क्लास. क्या था, क्या हुआ, कैसे बदला, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजंस दिए गए थे, जो संविधान निर्माण के समय जो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे और जो अमेंडमेंट के बाद उसमें कुछ रिफॉर्म हुआ, उसका कितना फायदा उन लोगों को मिला भी कि नहीं. इन चीजों को आपको मुझे मेरी नेक्स्ट क्लास में बताना है. अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? उन बातों पे ध्यान देना जो क्या था, संविधान सभा के नए सदस्य, जो संविधान सभा के जो सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारों पर भी लंबी चर्चा हुई. अभी नया प्रश्न उठा कि कौन पावरफुल होगा, हु विल मोस्ट पावरफुल देन द स्टेट और सेंटर. हु विल स्टेट should be powerful or center should be powerful. This is one of the conflict and disputed matter. एक बड़ा प्रश्न था, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, डिस्प्यूटेड मैटर्स था, इस पे भी लंबी चर्चा चली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने इस पे लंबी बातें की. संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की. They discuss and debate on the separation of power, that who will be most powerful, state or center, and why. Someone considered that center should be more powerful than state, and some others who felt that state should be powerful than center. But what happened in this discussion and debates? क्या हुआ इस डिस्कशन और डिबेट में, क्या रिजल्ट निकला इसका? इन चीजों पे यदि आप देखिए तो कहता है कि पूरे देश में इस बात पे चर्चा थी. संविधान सभा के सदस्यों जो केंद्र और राज्य के बीच के टकराव की स्थिति उठी थी, कौन मजबूत बनेगा, कौन मजबूत नहीं रहेगा, जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मानते थे कि केंद्र के हित में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और पॉलिसीज बनाने में सक्षम होगा. और कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए. मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इस भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा. इनडायरेक्टली वो सेंटर को ब्लेम कर रहे थे. इनडायरेक्टली वो ये कह रहे थे कि सेंटर अगर मजबूत होगा तो वो केवल एक जगह पे, स्पेसिफिक एरिया पे है, तो वो वहीं का आसपास के क्षेत्रों को देखेगा. साउदर्न पोर्शन काफी दूर है, वहां का डेवलपमेंट वो ध्यान नहीं देगा. What I am telling you,
that the Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government. Some members thought that the center's interest should be foremost. Only a strong center, it was argued, would be in position to think and plan for the well-being of the country as a whole. The other members who felt that the provinces should have the greater autonomy and freedom. A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. A member from Madras insisted that मद्रास के जो मेंबर थे उन्होंने दबाव दिया, मजबूती से इस बात को कहा. He insisted that the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial government. लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए बाकी देश में वो इस भावना के अर्थ में साकार नहीं हो रहा है. ये बातें मैसूर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर ने रखी. उन्होंने इस बात को कहा कि इसका क्या होगा, कैसे इसका उपचार होगा. मद्रास के जो सदस्य थे उनका ये आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों के कुशल क्षेम को प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए. इट इज द moral responsibility of the state that he considered the actual problem of their own peoples. Center should not consider on them. So, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial government. ये व्यवस्था राज्य सरकारों के साथ साथ वहां के लोगों के बारे में अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था राज्य सरकारों के पास ही होनी चाहिए, सेंटर के पास नहीं होनी चाहिए. तो यहां पे कई सारी बातें. व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट दैट द एक्चुअल प्रॉब्लम. एक्चुअली ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेमिंग, जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय की परिस्थितियों पर यदि आप ध्यान दें तो more than 500 princely states they were survived in the imperial rule. Even they were controlled by the British administration. But after independence they want to become free. They want to become treated as a separate country. But the one of the hardest work, one of the admirable work by our nationalist leader Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, these type of others, they merged in our country. And the question here that फिर इस बात पे चर्चा चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें विचार करते हुए लोगों ने कहा कि किसको मजबूत बनाया जाए, सेंटर मजबूत हो या प्रोविंसेस या स्टेट मजबूत हो. कुछ लोगों ने कहा नहीं, सेंटर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सेंटर अगर मजबूत नहीं होगा तो वो पूरे देश के लिए लोक कल्याणकारी पॉलिसीज नहीं बना सकता, सोशल वेलफेयर की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता. कुछ लोगों का मानना था नहीं, स्टेट शुड बी मोस्ट पावरफुल, बिकॉज इफ स्टेट शुड नॉट बी पावरफुल देन हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो वही करेगा, वो अपने लोगों का कल्याण कर पाए. इसीलिए मद्रास के सदस्य, मैसूर के सदस्य ने क्वेश्चन उठाया कि मैसूर के सदस्य ने जब कहा कि सेंटर की जगह स्टेट को पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट पावरफुल नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी. अ मेंबर फ्रॉम मैसूर feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. And second member, the member from Madras,
insisted that the initial responsibility for the well-being of the people of provinces should rest with the provincial government। तो दो लोगों ने इस विचारों को रखा और तब अभी डिस्प्यूट शुरू हो गया कि कौन मजबूत हो, सेंटर की स्टेट। ऐसी स्थिति में किसे मजबूत में रखा जाए। That is the very interesting questions that was come front of the Constituent Assembly। अब ये बातें जब Constituent Assembly पे आई तो लोगों ने इस पर चर्चाएं शुरू की। क्या हुआ इसका परिणाम, रिजल्ट किसके फेवर में आया। सेंटर को मजबूत किया गया कि राष्ट्र, स्टेट को, प्रोविंसेस को। इन सारी चीजों पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।